तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सामान्य प्रबंधन के चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 का नाम है लेखांकन। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा टॉपिक लेखांकन। लेखांकन स्टार्ट करते हैं। लेखांकन क्या कहलाता है? लेखांकन सर्वप्रथम प्राथमिक लेखांकन के रिकॉर्ड प्राचीन बेबीलोन, आर्सियाना और सुमेरियन के खंडहरों में पाए गए। लेखांकन सबसे पहले बेबीलोन, सीरिया और सुमेरियन के खंडहरों में पाए गए। इसका देखेंगे लेखांकन का जनक कौन था? लूका पैसियोली। लेखांकन लेखा शास्त्र का भाग है। लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवस्था में होने वाले मौद्रिक लेख देनों को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है। आर.एन. एंथोनी के द्वारा लेखांकन व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, सारांश लेखन, विश्लेषण करने एवं सूचित करने का एक साधन है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड लेखांकन वित्तीय पब्लिक अकाउंट के अनुसार लेखांकन वित्तीय लेनदेन को मुद्रा के रूप में लिखने, एक महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करने, संक्षिप्त करने और सूचित करने का एक साधन है। हैरोल्ड वॉयरमैन के अनुसार लेखांकन को व्यवसायी वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना और संवहन करना कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यावसायिक लेनदेन को पुस्तकों में क्रमबद्ध तरीके से लिखना व उचित हिसाब रखना। लेखांकन व्यावसायिक संपत्ति के अनुचित एवं अवांछित उपयोग से सुरक्षा करता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करता है। विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक उपयोगकर्ता तक जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ये हो गए हमारे उद्देश्य। इसके बाद हम आते हैं लेखांकन के कार्य पर। लेखांकन का सर्वप्रथम कार्य है समस्त व्यवसाय को व्यवस्थित तथा विधिवत ढंग से जर्नल करना। मौद्रिक सौदों का लेखा करने के पश्चात उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार समानता के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद आते हैं लेखांकन का मुख्य कार्य निर्णय लेने वाले के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना है। लेखांकन आंकड़ों का निर्वचन करके निष्कर्ष एवं उपयोगी सूचनाएं प्रदान करता है। लेखा के विश्लेषण एवं निर्वचन से प्राप्त सूचनाओं को अन्य व्यक्तियों को संवहन करना है। लेखांकन का अंतिम कार्य वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसके बाद आते हैं लेखांकन के सिद्धांत। व्यवसायी एकाकी सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार व्यवसाय को व्यवसाय के स्वामी से अलग इकाई माना जाता है। व्यवसाय लेनदेन में स्वामी के लेनदेन से अलग किया जाता है। मुद्रा मापन का सिद्धांत। इसके अनुसार लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं ही लेनदेनों का रिकॉर्ड किया जा सकता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, जैसे क्रय विक्रय, वेतन आदि। वस्तुनिष्ठ प्रमाण का सिद्धांत। इसके अनुसार लेखों में दिया गया सभी लेनदेनों के लिए उनके बिल, रसीद कट्टे, मेमो आदि जैसे लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उद्यम के कार्यकलापों में रुचि रखने वाले सभी पक्षकारों को सारी महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाए। लेखांकन की सीमाएं। सीमाएं क्या है? अपूर्ण जानकारी, अनुमानों पर आधारित मूल्यांकन, अमूर्त संपत्ति को दर्शाना, छल कपट की आशंका। लेखांकन की विशेषताएं क्या है? विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनीयता। इसके बाद चलिए हम आते हैं रोचक तथ्यों पर। पहला रोचक तथ्य क्या है? पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए आय है, क्योंकि ब्याज साझेदार प्राप्त करते हैं। फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज खर्चा है। तो जो उधार लेता है उसके लिए ब्याज खर्चा है और जो उधार देता है उसके लिए ब्याज आय है। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। लेखांकन में एक व्यवसाय या एक संगठन और उसके खामियों को दो अलग अलग पहचान योग्य पक्षकारों के रूप में माना जाता है। इसे इकाई अवधारणा कहा जाता है। एक व्यक्ति अपनी नई फर्म में पहली बार निवेश करता है जब वह पहली बार उसे लॉन्च करता है। हालांकि व्यवसाय में इसे आहरण के रूप में संदर्भित किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने निजी
लाभ के लिए कंपनी में कुछ पैसा लगाता है। तो ये पैसा लगाना क्या कहलाता है? कंपनी में आहरण कहलाता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, वास्तविक लेखा क्या है? वास्तविक लेखा संपत्ति से संबंधित है। वास्तविक लेखा की रोचनामचा प्रविष्टि का स्वर्णिम नियम है, नामे जो आता है श्रेय जो जाता है। इस पे आते हैं एक पॉइंट नंबर 5 पर, खातों की मुख्य बही के साथ साथ अंतिम प्रविष्टि की बही के रूप में जाना जाता है। हमारे बही खातों की सटीकता की जांच करने के लिए एक तलपट स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए। तलपट को एक अनौपचारिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट के रूप में माना जा सकता है। तलपट बही खातों के शेषों की गणितीय शुद्धता प्रदर्शित करता है। नकद छूट, यह छूट एक विक्रेता द्वारा प्रदान की जाती है जब कोई खरीदार नकद या समकक्ष में शीघ्र भुगतान करता है। अधिकार शुल्क, किसी व्यक्ति या व्यवसाय को उसकी संपत्ति, परिसंपत्ति जैसे कॉपीराइट किए गए कार्यों, फ्रेंचाइजी और प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर उपयोग के बदले में दिया गया कानूनी रूप से बंधनकारी भुगतान अधिकार शुल्क के रूप में जाना जाता है। दोहरी प्रविष्टि लेखांकन पुस्तपालन पद्धति की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो एक व्यवसाय को अपने खाते को बनाए रखने और उसे संतुलित रखने में सहायक करती है, जिससे कि वह व्यवसाय के वित्त की सही स्थिति को दर्शाता है। तो दोहरी प्रविष्टि जो रहती है वह खाते को दोबारा से दर्ज करती है ताकि वह उसको संतुलित कर सके और उसको सही डायरेक्शन दे सके। एक खाता बही का उद्देश्य लेन देन को वर्गीकृत करना, समूह बनाना और प्रत्येक खाते के शेष राशि का पता लगाना है। ये भी सिंपल है। कुछ 10 पॉइंट पे आते हैं, लेखांकन एक संगठन के लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने, परिणामों की व्याख्या करने का कार्य करता है। ये भी सिंपल है। लेखांकन प्रमाप का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये भी सिंपल है। लेखांकन समीकरण दर्शाता है कि किसी व्यवसाय के स्रोत उस व्यवसाय के संसाधनों के बराबर हैं। ये भी सिंपल है। इसके बाद आते हैं कुछ 13 पे। 13 पॉइंट क्या क्या दर्शाता है? कार्यशील पूंजी का संबंध चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों से है। पॉइंट नंबर 14, फर्म के विघटन पर आलिखित संपत्ति से प्राप्त रकम वसूली खाते में दर्शाई जाती है। तो जो आलिखित संपत्ति है वह कहाँ पर दर्शाई जाती है? वसूली खाते में। पॉइंट नंबर 15, कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ अर्जित करने के लिए दृष्टि से किया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। 16, प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था, वस्तु, संपत्ति, आय व्यय आदि का विधिवत लेखा करने के लिए एक शीर्षक के अंतर्गत जो तालिका बनाई जाती है उसे खाता कहते हैं। तो खाते में क्या 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 होता है? आय व्यय, संपत्ति, वस्तु, संस्था और कंपनी और फर्म की जो भी बातें रहती है वह उसके अंदर रहती है। पॉइंट नंबर 17 पे आते हैं, आर्थिक उपयोगकर्ता व्यवसायिक इकाई के प्रबंध या कर्मचारी होते हैं। 18 पे आते हैं, लेखांकन व्यवसायिक प्रक्रिया लेन देनों को मौद्रिक रूप में मापती है। 19 पे आते हैं, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय व्यवहार का विधिवत अभिलेख तैयार करना है। 20 पे आते हैं, लेखांकन की महत्वपूर्ण शाखाएं वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन है। लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों, कानून अथवा पेशेवर संस्थानों द्वारा लेखांकनों पर लागू की गई आचार संहिता है। तो लेखांकन क्या है? रीति रिवाजों, कानून, पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखांकनों पर लागू की गई आचार संहिता। इस पे आते हैं पॉइंट नंबर 21 पे, लेखांकन अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। खातों के प्रबंध को प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। चलिए हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन है विषयगत। लेखांकन भारत में लेखांकन प्रमाप बोर्ड का गठन कब किया गया था? वर्ष 1977 में। प्रबंधकीय लेखांकन का उद्देश्य नियोजन एवं नीति निर्धारण, संगठन कार्य में सहायक करना, निष्पादन नियंत्रण में सहायक, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी। बैंक द्वारा ग्राहकों के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। चिट्ठा से, पासबुक से, रोकड़ा बही से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पासबुक से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन का उदाहरण नहीं है? निर्णय लेखांकन, प्रमाप लागत विधि,
बजटरी नियंत्रण, मानव संसाधन लेखांकन। तो इसका उत्तर है मानव संसाधन लेखांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है लुकास हुंडएनबर्ग, लुकास और कार्ल मार्क्स। तो इसका उत्तर है लुकास पेसियोली। साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? तो इसका उत्तर है फर्म का पुनर्गठन। जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है देनदार। प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध है लेखांकन संबंधी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से, लागत आंकड़ों के अभिलेखन से, वास्तविक आंकड़ों के अभिलेखन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है लेखांकन संबंधी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। नाम साझेदार फर्म भावी लाभों में से हिस्सा प्राप्त हो करने के लिए जो राशि लगा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह है ख्याति। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रबंधकीय लेखांकन का उद्देश्य है उपरोक्त सभी निष्पादन नियंत्रण में सहायक, संगठन कार्य में सहायक करना, नियोजन एवं नीति निर्धारण। जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया जाता है तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? विश्वसनीयता। मानव में भारत में लेखा मानक एक या इस विषय में व्याख्या करती है। लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के विषय में। नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात। लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? आवश्यक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रबंधकीय लेखांकन अत्यधिक सचेत है प्रबंध की आवश्यकताओं के प्रति। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज है आय, हमने पहले ही पढ़ा था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को कहते हैं, क्या कहते हैं? पुस्तपालन। फर्म में वर्ष के दौरान हानि होने पर भी पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है जब ब्याज लाभ पर प्रभार हो। प्रबंधकीय लेखांकन की विशेषता है निर्णय में सहायक, कारण एवं प्रभाव विश्लेषण, लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना और उपरोक्त सभी। चारों ही इसका आंसर है। एक बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त जीवन बीमा प्रीमियम निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? अनर्जित राजस्व, पूर्वदेय व्यय, अपार्जित संपत्ति, अपार्जित देयता। तो इसका उत्तर है अनर्जित राजस्व। आहरण खाता है व्यक्तिगत खाता। तो ये हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सामान्य व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 50। कोई मद तब सार्थक मानी जाती है जब यह उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो या कच्चे माल से संबंधित हो या वास्तविक लेखा से संबंधित हो। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। पूंजी पर ब्याज की गुणनफल विधि में गुणनफल है। तो इसका उत्तर है पूंजी की राशि गुणे अवधि और ब्रैकेट में माह और दिनों में। भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू है 1932 में। ऋण पात्रों को वास्तविक अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करने पर अतिरिक्त राशि कहलाती है प्रीमियम। प्रबंधकीय लेखांकन मूल रूप से संबंधित है आवाबा दोनों से, चयन की समस्या से और कारण परिणाम संबंधों से। प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है कैसा है? ऐच्छिक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। मापने की समस्या, इकाई एवं प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप प्रोत्साहित है तुलनीयता से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रावधान के लिए उपयुक्त नहीं है? प्रावधान व्यवसाय की वित्तीय स्थिति
को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। प्रावधान लाभ के विरुद्ध एक शुल्क है। प्रावधान ज्ञात देनदारियों के लिए बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है प्रावधान व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखा का संग्रहण करना, वर्गीकृत करना एवं सारांश तैयार करने का कार्य कहलाता है लेखाक्रम। चालू संपत्तियों में परिवर्तन को डैश क्रियाओं से रोपण प्रभाव में शामिल किया जाता है। तो आपके सामने आंसर है इसका संचालन। शीघ्र भुगतान के लिए अनुमत छूट को कहा जाता है नकद छूट। अधिकार शुल्क खाता एक डैश खाता है, नाम मात्र का खाता। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। लेखांकन को व्यावसायिक वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना और सम्मान करना कहा जा सकता है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन है हैरोल्ड वारमैन का। व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया धन, माल या संपत्ति को कहते हैं पूंजी। लेखांकन प्रक्रिया डैश से प्रारंभ होती है और डैश पर समाप्त होती है। तो यह है सूचना से प्रारंभ होती है और संप्रेषण पर समाप्त होती है। लेखांकन अवधि का सामान्यतः समय है, तो यह समय है 12 माह। बही खाते का उद्देश्य है उपरोक्त सभी प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना, लेन देनों का समूहीकरण, लेन देनों का वर्गीकरण। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 पर। लेखांकन हेतु व्यक्त किए गए तर्क संगत विचार को कहते हैं परिमाप। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय है व्यवसाय को चलते रहना। मूल लेखांकन समीकरण है, पहला ऑप्शन है शेयर धारक की न्याय समय बराबर संपत्ति ऋण देयता, निवल मूल्य बराबर संपत्ति धन देनदारियां, संपत्ति बराबर देन देयताएं ऋण, शेयर धारक की न्याय समय लाभ बराबर राजस्व ऋण लागत। तो इसका उत्तर है शेयर धारक की न्याय समय बराबर संपत्ति ऋण देयता। लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाले प्राथमिक गुण हैं, तो वह है विश्वसनीयता व तुलनीयता। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना। अब GAAP का पूरा नाम है, गैप का पूरा नाम है सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। लेखांकन के क्षेत्र में उत्तरदायित्व लेखांकन एक डैश आयाम है, तो एक नया आयाम है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लेखांकन समीकरण पर आधारित है? तो वह है लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। उत्तरदायित्व लेखांकन में डैश लागतों के लिए प्रबंधक उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो वह है नियंत्रणीय लागतों के लिए। लेखांकन क्या है? तो लेखांकन एक कला और विज्ञान है। इटालियन प्रणाली के पूर्व जो पुस्तपालन प्रणाली प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एजेंसी बुकिंग। तो उसे क्या कहा जाता है? एजेंसी बुकिंग। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है पुस्तपालन, बही, एजेंसी बुकिंग, मार्केट बुकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है एजेंसी बुकिंग। इसका उत्तर है एजेंसी बुकिंग। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। उत्तरदायित्व लेखांकन की विशेषता है उपरोक्त सभी संगठन चार, लागतों का वर्गीकरण, उत्तरदायित्व केंद्रों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसका उत्तर है लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो भी कम हो उस पर। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। पूंजी पर ब्याज साझेदारों की पूंजी में डैश करता है, वृद्धि करता है। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य डैश होता है, वित्तीय लेन देन से संबंधित। भारत में लेखांकन परिमाप बोर्ड का गठन कब किया गया? 1977 में। लेखांकन सूचनाएं उपयोगी हैं उन सभी पक्षकारों के लिए जिनकी रुचि उस संस्था से है। ख्याति का संबंध है
लेखांकन क्रमांक 26 से लेखांकन समीकरण डैश पर आधारित है, तो वह है द्विपक्षीय अवधारणा पर। लेखांकन को प्रायः व्यवसाय की कहा जाता है, तो वह कहा जाता है भाषा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 61 पर। एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है, तो वह है वित्तीय लेखांकन को। वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसाय की इकाई को निकट भविष्य में ना तो बेचा जाए ना ही उसका परिसमापन होगा कहलाती है सतत व्यापार। लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार माना जाता है। सैद्धांतिक लेखा सिद्धांत और मानक को लेखांकन का आधार माना जाता है। एक लेखांकन अवधारणा जिसके अनुसार व्यापार खाते में अंतिम स्टॉक को जमा कराने का रिवाज अपेक्षित है, तो वह है मिलान लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 65। सभी पक्षकारों के व्यावसायिक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? लेखांकन का। खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है? प्रबंधकीय लेखांकन। लेखांकन में डैश दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं। पूंजी दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा या क्या कहलाती है? वह कहलाती है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वह है लेखांकन अवधि। लेखांकन सिद्धांत के विभिन्न नाम हैं, तो वह है परिपाटी, स्वयं सिद्ध सिद्धांत और परिवर्तनीय सिद्धांत। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है? तो यह है श्रमिकों की कार्यकुशलता। क्वेश्चन नंबर 72 है। सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। वित्तीय विवरण किसका भाग है? लेखांकन का। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो वह है, हम देख सकते हैं जो दोहरी रेखा प्रणाली है वह किस प्रकार की पद्धति है। तो आपके सामने ऑप्शन है राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है वैज्ञानिक। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 75 पर। लेखांकन प्रमाणक रीति रिवाजक कानून अथवा पेशेवर संस्थानों द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता यह कथन किसका है? फियोल का, ऑल मार्क्स का, टेलर का, कोहलर का। तो इसका उत्तर है कोहलर का। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 76 पर। ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल या सेवाओं का मूल्य नकद नहीं देता व्यापार का क्या कहलाता है? लेनदार, स्वामी, इनमें से कोई नहीं, देनदार। तो इसका उत्तर है देनदार। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेता है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है? वसूली अवधारणा, पृथक अस्तित्व अवधारणा, लागत अवधारणा, पूंजीकरण अवधारणा। तो इसका उत्तर है वसूली अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है पहला नियोजन विवरण का बनाना, वित्तीय विवरण बनाना, प्रबंध का विवरण, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है वित्तीय विवरण बनाना। चलिए आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 79 पर। तो क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। लाभ ही आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति का कारण है समानता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा, रूढ़िवादियों की परंपरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है रूढ़िवादिता की परंपरा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। आहरण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए है, तो क्या है? आय है। 81 पे आते हैं। आहरण पर ब्याज साझेदारों के लिए है, खर्च है। मतलब साझेदारी फर्म के लिए आय है और साझेदारों के लिए खर्च है।
आहरण पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो किस पक्ष में दिखाया जाता है? क्रेडिट के पक्ष में। किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक संस्था की कुल संपत्ति का व कुल लेनदारों के बीच तुल्यता संबंधी दर्शाने वाली गणितीय अभिव्यक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं लेखांकन समीकरण। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। आहरण पर ब्याज की गुणनफल विधि में गुणनफल की गणना की जाती है। गुणनफल की गणना की जाती है। गुणनफल बराबर आहरण राशि गुणे अवधि। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 85 पर। पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है लुकास पेसियोली ने। साझेदारों के पूंजी खातों का शेष कब होगा? आहरण पर ब्याज से। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? तो वह वित्तीय लेखांकन से। लेखांकन पद्धति व्यवसाय की मौद्रिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं संप्रेषण है। यह कथन किसने कहा था? तो एक आता P.N. एंथोनी ने। लेखांकन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जहाँ डैश समाप्त होता है। तो वह है पुस्तपालन। तो इसका उत्तर है पुस्तपालन। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 90 पे। लेखांकन क्रमांक 26 का संबंध है। तो इसका उत्तर है ख्याति से। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं निम्न में से कौन लेखांकन की शाखाएं नहीं है? तो इसका उत्तर है व्याख्यात्मक लेखांकन। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन होता है। तो इसका उत्तर है समान अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 93 है। जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सा गुण दिखाता है? तो इसका उत्तर है बोधगम्यता। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई चालू रहेगी। तो इसका उत्तर है अनिश्चित काल तक। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। तो इसका उत्तर है कर्मचारी, व्यवसाय के स्वामी और संचालक और प्रबंधक, उपरोक्त सभी। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 96 पे। लेखांकन के लाभ हैं न्याय में प्रमाण, कर निर्धारण में सहायक, याद शक्ति के अभाव की पूर्ति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। यदि आर्थिक स्थिति में भवन को उसकी लागत की बजाय बाजार कीमत पर दिखाया जाता है तो किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लेख होता है? तो इसका उत्तर है लागत अवधारणा का। लेखांकन सिद्धांत आधारित है। तो इसका उत्तर है विषय परकता पर और व्यवहारिकता पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण के लिए सही सूत्र है? संपत्ति बराबर देनदारियां प्लस शेयर धारक की इक्विटी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का अर्थ है कि एक व्यवसाय की पहचान उसके मालिक से अलग होती है? तो इसका उत्तर है व्यवसाय की इकाई अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 101 लेखांकन समीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह सत्य है। लेखांकन समीकरण दर्शाता है कि किसी व्यवसाय के स्रोत उस व्यवसाय के संसाधनों के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 102 लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत शामिल है। तो इसका उत्तर है लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, हमारे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। चलिए आप सभी का धन्यवाद लेखांकन के टॉपिक में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।